नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो ये बताती है कि उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा, क्या लेवल होगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या अच्छे से पढ़ना है, क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक उद्यान में सप्ताह में 30 दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलने आते हैं और सप्तांत में के औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या क्या है। सप्ताहांत का मतलब वीकेंड है, वीकेंड का मतलब हो गया कि रविवार। वीकेंड से क्या मतलब है अपने को रविवार, वीकेंड का मतलब है रविवार। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं जून का महीना है दोस्त, और जून के महीने हैं अगर, तो आप समझो कि जून के महीने में अगर शनिवार से शुरू हो रहा है महीना, तो दूसरा दिन रविवार होगा, और 2 तारीख को अगर रविवार है और 30 दिन का महीना है तो सीधा सीधा है कि 5 ठो रविवार पड़ेगा और हर वीकेंड पे 60 बच्चे आएंगे, यानी 300 बच्चे आ गए। और बाकी बचे 25 दिनों में रोज 30 बच्चे आते हैं, यानी 750 बच्चे आ गए। तो टोटल आपको मिल गए 1050 बच्चे कितने दिन में? 30 दिन में, सॉरी 30 दिन में। तो औसत क्या हो गया? औसत बराबर हो गया 1050 बटा 30, 0 से खत्म हो गया, ये 35 या 105, यानी पूरे महीने का अगर एवरेज आप निकालेंगे तो 35 बच्चे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200 रुपए है। 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200 रुपए है, एक प्रबंधक की आय 6000 है, तो पूरे समूह की औसत आय ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात समझो कि एक 74 व्यक्तियों का समूह है जिसकी आय 5200 रुपए है, उसमें एक प्रबंधक को आप शामिल कर रहे हो और जिसकी आय कितनी है? 6000 रुपए। यानी अगर प्रबंधक की आय 5200 रुपए होती तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5200 से 800 रुपए ज्यादा है, तब तो जाके 6000 है। अब ये 800 रुपए, 5200 रुपया तो एवरेज मेंटेन करने में चला गया, 800 रुपया एवरेज को बढ़ाएगा कितने लोगों में? 75 लोगों में। तो सोचो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 8 चौका 32 बटा 3, यानी 10.66, यानी नया औसत होगा 5210.66। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर कहानी है, बात समझो। 6000 रुपए की सैलरी का कोई आदमी अगर 5200 रुपए की सैलरी के ग्रुप में शामिल होगा तो 5200 रुपए तो एवरेज से मेंटेन हो जाएगा। शेष जो 800 बचेगा वो पर हेड बढ़ेगा, एवरेज है ना, तो 800 रुपया 75 लोगों में 10.66 रुपए के रेट से बढ़ेगा, तो नया औसत 5210.66 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना कि x प्लस वाई की पावर 4 की होल पावर 4 और x माइनस वाई की होल पावर 4 का मध्यानुपाती क्या है। आपको पता है दोस्त कि मध्यानुपाती क्या होता है। अगर दो संख्याएं हैं a और b और उनका अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सॉरी पावर 4 है, पावर 4 और ये पावर 4 है। अब इसका जब मध्यानुपाती निकालो तो रूट निकल के आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर और ये निकल के आएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई x माइनस वाई और x माइनस वाई। क्लियर है? x प्लस वाई x माइनस वाई क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कहानी? अगला सवाल,
बहुत सिंपल सवाल समझने की कोशिश करिएगा कि x बाई वाई और y बाई जेड के वर्गों का मध्यानुपाती क्या होगा। तो x बाई वाई और y बाई जेड के वर्ग, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, इसका वर्गानुपाती या इनके मध्यानुपाती निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई जेड, वाई वाई से खत्म हो जाएगा एक्स बाई जेड। ये कहानी हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? सही है सब? अगला क्वेश्चन ध्यान दो। कह रहे हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में 40% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर के में 200 अंकों में 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यानी कुल मिला के 2 पेपर है और 2 पेपर 200 का है, यानी 400 का है। और 400 के पेपर में 60% अंक पाने का मतलब यह है दोस्त कि 400 का 60% यानी कि 6 चौके 24, 240 नंबर। क्लियर है कहानी? अब पहले 200 के पेपर में वो 40% नंबर पाता है, यानी कितने नंबर पाता है? 80। यानी अगले 200 नंबर में, यानी ये 400 में इसको पाना कितना है दोस्त? पाना है इसको 240, पाया कितना? 80। तो 240 में से 80 जाएगा तो 8 त्रिके 24, 8 दूनी 16, 160 नंबर इसको और पाना रहेगा 200 के पेपर में। और 200 के पेपर में 160 का मतलब कितना नंबर पाना रह गया? 80%। यानी सेकेंड पेपर में 200 नंबर के दूसरे पेपर में 80% नंबर प्राप्त करेगा, तब एवरेज दोनों मिला के 60% नंबर प्राप्त कर पाएगा। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे कि एक उम्मीदवार को 50% अंक प्राप्त, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए, ध्यान से सुनना, जिसने 78% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण होने से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। 30 अंक नहीं, 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक क्या है? तो देखो बच्चा, बहुत सिंपल है ना। एक तो कहानी ये बनेगी दोस्त, एक तो कहानी ये बनेगी कि एक जो है 50% पाया, फेल हो गया 100 नंबर से, तो 100 नंबर दे दिया, पास हो गया। एक क्या है 78% नंबर प्राप्त करता है, जो कि पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उसका उससे 30% अधिक है, यानी उसका 130 है। तो 130 बराबर 130% बराबर 78 है। तो 100 तो पास होने के लिए कितना चाहिए? 100 बराबर 78 बटा 130 गुणित 100, यानी 0 0 से काट दो, 13 × 5 = 65, 3 × 78 6, यानी कितना हो गया ये 60, यानी ये कितना हो गया 60%। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 60% नंबर चाहिए। क्लियर हो रही कहानी की नहीं? मैं फिर से बता दे रहा हूं। कह रहा है 78% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है। अगर उत्तीर्ण अंक 100% था तो उसे 30% यानी 130%, उत्तीर्ण अंक का 130% टोटल का 78% है। तो टोटल का पास मार्क यानी 100% कितना हो गया? 60%। अब यहां से आ जाएगा 10% बराबर 100, तो 100% बराबर 1000। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कहानी? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है। एक पर वह 12% लाभ और दूसरे पर 8% की हानि पर बेचता है। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त। एक कार 100 रुपए का खरीदा, दूसरा भी 100 रुपए का खरीदा, तो कोई सामान है, कारें हैं, हाँ। तो एक पे 12% का प्रॉफिट है तो 112 रिटर्न पाया, और एक पे 8% का लॉस है तो कितना पाया? 92 पाया। ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। अब 200 रुपया सीपी हो गया दोनों का, और रिटर्न हो गया 204। 200 का कार 204 रुपए में बिका, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2%, बिना पेन पेपर 2% का लाभ होगा। क्लियर है कहानी? अगला सवाल
कह रहे हैं एक हीरे की अंगूठी को 5,94,320 में बेचने, बस कैलकुलेशन है इस सवाल में और कुछ नहीं। एक हीरे की अंगूठी को 5,94,320 रुपए में बेचा जाता है तो एक महिला को 5% की हानि होगी। ठीक है, उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए? ध्यान देना। समझो, 5,94,320, 5% की हानि है यानी मूलधन बटा 95 गुणित, अब 25% प्रॉफिट चाहिए तो गुणित 125 करो। ठीक, गड़बड़ हो रहा है ना। हाँ ठीक है भाई, 95% इतना है तो 1% इतना हुआ, 125%। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आपको मिलता है 7,82,000। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 19 पच्चे 95 और 25 पच्चे 125, 19 से ये कट जाएगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 2 24, 19 से का 19 5 53, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, 19 तिया 57, 2 24 और 19 से का 19 5 24 5 बचा 53, 19 दूना 38, 19 30, 19 दूनी 38 और 53 40 और बस 182 331। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 31 अच्छा 1 मिनट 594320। ध्यान दो बच्चा, 19 19 तिया 57, 2 24, 19 से का 19 24 5 53, 19 दूना 38 और 13 13 से 8 जाएगा 5 और 1 15 उठाया 0। ठीक, 19 8 19 8 और ये 0, 31,280। ठीक, 25 से गुणा कर लेंगे आप, अभी ये 19, 25 0 0, 25 8 220, 25 दूनी 50 और 20 70 7, 25 से का 25 और 7 32 3 और 25 3 75 3 78, 7,82,000। कैलकुलेशन भी हो जाएगा। अगला सवाल, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। 10% और 20% की दो क्रमिक छूट कितना होता है मिला के करती है। ठीक है, एक खरीदे 1 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 6 पाए। किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है? देख लो, यहां पे क्या है, 20% और 10% के दो क्रमिक छूट का मतलब 28%। एक बाई 1 गेट 1 यानी 100% का छूट है। ठीक, एक पे 1 फ्री, यहां पे 5 पे 3 फ्री। ठीक है, 5 खरीदे 6 पाए यानी 5 पर 1 फ्री है, यहां ये 20% है। ठीक है, ये भी 2/5 गुणित 100 40% आ जाएगा, यानी न्यूनतम किसमें है? 4 वाले में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सबसे कम छूट मिल रही है। अगला सवाल, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या है? बहुत सिंपल बात समझो दोस्त, कि कह क्या रहे हैं कि अगर कोई डिस्काउंट ऑफर ना करे, यानी अगर ये 20,250 रुपए का फोन एक मूल्य इतना है, 10% छूट देके, यानी अंकित मूल्य कितना है? बटा 90 गुणित 100, ये अंकित मूल्य है। अब ये अंकित मूल्य आ गया और इस पर अगर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी 120% है क्रय मूल्य का, यानी गुणित 120% बराबर इतना, तो 1% बटा 20, तो 100 बटा 120। समझ रहे हो क्या मैं समझाना चाह रहा हूं? कि ये जो है ये 90% है किसका? अंकित मूल्य का। तो 100% निकाल लो, 20,250 बटा 90 गुणित 100, अब अंकित मूल्य आ गया। और जब वस्तु को अंकित मूल्य पे बेचा जा रहा है, यानी 120 पर, ऐसे कर लो कि 120% सीपी का 120% बराबर 20,250 बटा 90 गुणित 100, तो 100% सीपी का इतना होगा
100% बराबर 20,000, सॉरी 1 मिनट, 20,250 बटा 90 गुणित 100 गुणित 120 बटा 100 बटा 120, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। एक काट लो इसको 25, जब इसको आप काटते हैं तो ये पूरा आपको फाइनली मिलेगा 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 5 से 18 बार कटेगा, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18 4, 9 पचे 45, 0, 2250 और बटा 6, 6 से काटोगे तो इससे काट दोगे ये 50 बार कट जाएगा, 6 से काटोगे तो 6 त्रिक 18, ठीक है, एक 0 भी बचा रहेगा इसका गुरु, 2250 375, हाँ 375, ये काटोगे तो 375 बार कट जाएगा और 375 गुणित 375 गुणित 50 एक बराबर 18,750 आ जाएगा, 18,750 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहानी? ठीक, अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति निश्चित राशि को 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि 6 वर्ष के बाद धनराशि से 5600 कम हो तो धनराशि क्या है? ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहे। गुरु, मूलधन कितना होगा? एक व्यक्ति निश्चित राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि 6 वर्ष बाद, यानी रिटर्न कितना हो गया? 30% ये ब्याज आया, 5 30%, धनराशि से 5600 रुपए कम हो। अब देखो क्या है, मूलधन कितना हो गया दोस्त? 100, ब्याज कितना हो गया? 30, तो कितना अधिक है? 70 अधिक है ना। कह रहे हैं ब्याज से कम है। कितना कम है ब्याज? 70% कम है, और 70% बराबर 5600, तो 100% बराबर 8000। कहानी खत्म। समझो, 5% 6 साल में, चूंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 5% 6 साल में 30% ब्याज देगा, और मूलधन 100% है, तो उस मूलधन से ब्याज कितना कम है? 5600 कम है। तो मूलधन से ब्याज है कितना कम? 70 कम है, 70 बराबर 5600, तो 100 बराबर 8000। कहानी खत्म। अगला सवाल कह रहे हैं कि कोई धनराशि 3 से 3/4 वर्षों में 8.8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ध्यान देना इसको मिटा दूं मैं, ये 4 पता नहीं क्यों लिखा, दर से 12,236 हो जाती है, 12,236 हो जाती है। वहीं धनराशि उसी ब्याज दर से 4 से 3/8 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो पहले धनराशि निकाल ले। कैसे निकलेगी धनराशि? कोई धनराशि इतने वर्षों में इतनी हो जाती। अच्छा ठीक है, तो देखो दर, ब्याज कितना आएगा? ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन P, मूलधन गुणित दर 8.8 गुणित समय 4 3 12, 4 3 12 3 15/4 बटा 100। ठीक, या इसी को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को निकालो। 4 2.2, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 3, 33% ये ब्याज आ जाएगा। ये 33% ब्याज है, तो रिटर्न कितना होगा? 133% बराबर 133% बराबर 12,236। तो 100% कितना आएगा दोस्त? 100% बराबर 12,236/133 इंटू 100। ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 9,200। और अब इस पर ब्याज पूछा जा रहा है आपसे कितना? 5200 मूलधन गुणित दर 8.8, 8 चौका 32 और 35 बटा 8 चौका 32 35/8 वर्ष, और दर वही 8.8
बटा 100, 0 0 से खत्म, यह 1.1 से खत्म। सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 3542, ये भी आ जाएगा। कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेटिव टाइम किल करने के लिए क्वेश्चन डेवलप किया गया ताकि आपका कैलकुलेशन में टाइम किल हो, राइट ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 हो जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है यार, सिंपल समझो। 6 साल का 2 साल में क्या रिटर्न आएगा? 6% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का रिटर्न कितना होगा? 6 + 6 × 6/100, यानी 12.36। यानी ये जो 7200 रुपया है वो कितना है? 112.36 के बराबर है, और ये बराबर है 7200 रुपया। तो मूलधन 100% बराबर सीधा 7200 बटा 112.36 गुणित 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6407.97, या अप्रॉक्सीमेट की बात करेंगे तो 6408, 6408 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, सिंपल सवाल है। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि कोई धनराशि 6% वार्षिक कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 1800 है, तो उसी दर पर समान अवधि के लिए समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, ध्यान देना। देखो भाई, साधारण ब्याज 2 साल का है तो 6% + 6%, 12% बराबर 1800। और चक्रवृद्धि ब्याज है अगर 6% तो 6 + 6 + 6 × 6/100, यानी 12.36% कितना होगा, यही निकालना है। तो देखो ये बराबर होगा 1800 बटा 12 गुणित 12.36, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, 03। ठीक, ये 0 खत्म कर देगा दशमलव को, तो 18 गुणित 103, 18 × 3 = 54, 1854 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, ठीक है ना। अगला सवाल, यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने श्रमिक चाहिए? सिंपल सवाल है, 30 श्रमिक चाहिए। M1 D1 T1 by W1 = M2 D2 T2 by W2। 18 श्रमिक 15 घंटा, तो कितना श्रमिक? 9 घंटा। समय आधा हो गया तो आदमी 2 गुना, 9 दूनी 18, M बराबर 30, 30 आदमी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपया अर्जित करते हैं, 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे? देखो इसका एक फॉर्मूला है ना, सिंपल सा, जो पिछला सवाल है उसमें है, M1 D1 T1 by W1 = M2 D2 T2 by W2। ये वीज है, W1 W2 काम भी होता है और मजदूरी भी होती है। 20 आदमी 6 दिन काम करके 520 रुपए कमाते हैं, तो कह रहा है 18 आदमी 10 दिन काम करके कितना रुपया कमाएंगे? तो W2 = 18 गुणित 10 गुणित 520 बटा 20 गुणित 6। ठीक है, 0 0 से खत्म हो गया, 6 3 18, ये 26 हो गया, और 10 3 26 3 25 3 26 3 78 और 0 680। ये ऑप्शन हो गया 780। क्लियर है। अगला सवाल, एक पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 13 सही 1/3 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 13 से 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में भर सकती है, खाली कर सकती है? ठीक है, ए है, बी है और सी है। ए 10 घंटे में भर सकता है,
बी 13×39 एक 40/3 घंटे में भर सकती है, और मान लिया सी x घंटे में खाली करता है। एलसीएम सिंपल है कि 40 होगा, ए का काम 4, बी का काम 3, x 40x एलसीएम होगा, ये x और ये 40। तो यानी 1 घंटे में 4×3 7x - 40 काम हुआ, तीनों मिलके 8 घंटे में भर सकते हैं। तो 40x बाई 7x - 40 इज इक्वल टू 8, या यूं कह सकते हैं आप इसको कि 40x बराबर 8 से 56x माइनस 8 चौका 32 320, या 16x बराबर 320, या x बराबर 16 दूनी 32 20। अब यक्स क्या करेगा, x 20 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देगा। तो x बराबर अगर 20 आ रहा है पूरा एक टंकी खाली करने में, तो 1/4 यानी 25% खाली करने में उसको 5 घंटे लगेंगे। यही सिंपल सा सवाल का आंसर है। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे एक एक तरीकों को, और इतनी ही स्पीड से एग्जाम में करना भी है दोस्त, तभी आप टाइम सेव कर पाएंगे बाकी बचे सेशन के लिए। क्योंकि होता क्या है कि बाकी सेक्शंस को टाइम देना पड़ता है, मैथ्स और रीजनिंग हाई स्कोरिंग सेक्शन है, इसको आपको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। आगे बढ़ूं, अगला सवाल देखना। कह रहे हैं कि पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया गया। टंकी में बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा? सिंपल सवाल है, कर लेते हैं, ध्यान दो। ए भरता है 12 घंटे में, बी भरता है 16 घंटे में। एलसीएम होता है 48, 12 चौक 48 और ये 3। दोनों मिला के 1 घंटे में 7 काम करते हैं, 3 घंटे बाद भर रहे हैं, यानी दोनों ने 21 घंटे काम कर दिया। तो शेष कितना काम बचा दोस्त? शेष बचा 48 - 21 बराबर 7 और 2 27। और करना किसको है? ए को, क्योंकि बी जा चुका है। तो बटा 4, 4 6 24, 6 सही 3/4 घंटा। यही आपका आंसर होगा, 6 सही 3/4 घंटा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर देखकर 8 किमी प्रति घंटा की चाल से भागने लगता है। ठीक है, पुलिसकर्मी 11 किमी प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा था? यदि आवश्यक हो तो 2 स्थान तो अच्छा पूर्णांकित करना है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मैं बड़ा कर दूं, पढ़ने में दिक्कत हो रही। 1 मिनट, ठीक है, अभी क्लियर है। अब देखो यार दोस्त, सवाल का कॉन्सेप्ट समझो क्या है। ये है, यहां पे चोर है और यहां पे पुलिस है और दूरी है 500 मीटर। ये 11 kmph से दौड़ा रहा है और ये 8 kmph से भाग रहा है, यानी 500 मीटर की दूरी 3 किमी प्रति घंटा की चाल से मैनेज की जा रही है। ये 3 kmph का है। तो अब आपको निकालना क्या है? समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा 4। तो दूरी कितनी हो गई दोस्त? दूरी हो गई 500 मीटर का मतलब 1/2 किलोमीटर और चाल 3, यानी समय 1/6 घंटा, या यूं कह सकते हो कि 10 मिनट, या यूं कह सकते हो 600 सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, कह रहे हैं कि चोर कितना भागा, 600 सेकंड में चोर कितना भागेगा। तो चोर भागेगा कितना? दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल है 8 kmph, 8 गुणित 5/18 मीटर प्रति सेकंड और गुणित 600। यही है सिंपल सवाल। अब इसको करना क्या है? 6 3 18, 6 100 बार कटेगा और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 4000/3, 13 3 39, 1333.33 मीटर वो भाग चुका है। ठीक है, पकड़े जाने से पहले। सिंपल सा सवाल है, राइट ना? अगला सवाल, यदि रमेश 12 किमी प्रति घंटा की बजाय 15 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह समान समय में 2 किमी अधिक दूरी तय करता है। रमेश द्वारा उसी समय 12 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? पहले तो समय निकालो दोस्त। समय बराबर क्या है? दूरी बटा चाल, या आपके पास अंतर दिया है 2 किलोमीटर दूरी का, और दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो चाल एक है 15 और मान लिया समय t
12 समय t और अंतर हो गया 2 किलोमीटर का, यानी 3t इज इक्वल टू 2, यानी t इज इक्वल टू 2/3r। ये हो गया। अब 12 किमी प्रति घंटा की चाल से अगर दूरी चल रहे हो तो दूरी बराबर चाल 12 गुणित समय 2/3, यानी 4 दूनी 8 किलोमीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहानी? भाई आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जितना दूरी जा रहे हैं और आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी समय में जितनी दूरी जा रहे हैं उसका अंतर 2 किलोमीटर है। तो 15t माइनस 12t इज इक्वल टू 2, यानी t इज इक्वल टू 2/3r। और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2/3 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने एक एक क्वेश्चंस को समझा होगा। जहां आपको लगे कि थोड़ा फास्ट पढ़ाया गया है, वीडियो को रोक के उसको समझ के अच्छे से बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं आपके तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।